हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे टॉप एमसीक्यू पीरियोडिक टेबल के, यानी कि आवर्त सारणी से रिलेटेड जो आपकी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले जो आवर्त सारणी है वो आप सभी को पता होगा कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर में से एक माना जाता है। और अगर हमने ये वीडियो आपने अगर पूरी देख ली तो आप मान के चलो कि आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो सभी सॉल्व हो जाने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है डोबेराइनर ने तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया था। यानी कि जो डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों को किस रूप में क्लासिफाई किया है वो बताना है। तो ये डोबेराइनर है और इन्होंने बी यानी कि त्रिक के रूप में तत्वों को वर्गीकृत किया है। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद हम देखेंगे इसका इजी एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखो, डोबेराइनर के त्रिक यानी कि डोबेराइनर्स ट्रेड 1817 में इन्होंने दिया था। इनका पूरा नाम अगर हम अगर पूछे आपके एग्जाम में, वैसे पूछता नहीं है, आप डोबेराइनर भी याद कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको याद करना है तो वुल्फगॉन्ग डोबेराइनर इनका पूरा नाम है। अब इन्होंने तत्वों को किस समूह में बांटा है और क्या इन्होंने नियम दिया है वो देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो तीन तीन तत्व हैं उनको इन्होंने एक समूह में बनाया, तीनों तत्वों को एक समूह में रखा जिसको इन्होंने त्रिक या फिर ट्रेड्स का नाम दिया। अब इन्होंने इसमें ये बताया कि जो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। जी हाँ, यहाँ पे ये औसत होगा। और यहाँ से डायरेक्ट एक वन लाइनर का क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि डोबेराइनर ने अपने नियम में क्या बताया। तो उन्होंने ये बताया था कि जो बीच वाला यानी कि जो सेकंड वाला जो तत्व है वो पहले और इसके जो बाद का जो तत्व है उसके औसत द्रव्यमानों के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया अपने नियम में। अब इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो नियम है वो कुछ ही तत्वों पे लागू हुआ, यानी कि हर एक तत्व पे डोबेराइनर का जो त्रिक है वो लागू नहीं हुआ। इसके लिए ये जो पूरा नियम है वो असफल रहता है। सफल तभी रहेगा जब वो हर एक जो तत्व है उस पे ये लागू हो, लेकिन इनका जो तत्व का जो नियम था वो सिर्फ कुछ ही तत्वों पे लागू हुआ था, इसके लिए इनका ये नियम फेल्ड हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका हमने इजी एक्सप्लेनेशन देखा। और इसमें से भी आपके दो तीन क्वेश्चन रेडी हो गए हैं ताकि आप अपने एग्जाम में राइट आंसर देने लायक इतने रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डोबेराइनर का जो नियम है वो क्या बताता है। तो ये डोबेराइनर है, जैसा कि हमने देखा था ऊपर। डोबेराइनर ने त्रिक का तत्वों को त्रिक के समूह में व्यवस्थित किया था और इन्होंने अपने नियम में ये बताया कि बी यहाँ पे ए आंसर है कि जो पहला और आखिरी तत्व है औसत के बराबर होगा, यानी कि तीसरे के औसत के बराबर होगा, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे आंसर होगा ए। अब इसका थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेम वही है कि डोबेराइनर ने त्रिक दिया, यानी कि डोबेराइनर्स का ट्रेस जिसको कहते हैं, 1817 में इन्होंने दिया। वैज्ञानिक का पूरा नाम है वुल्फगॉन्ग डोबेराइनर। इन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिसको इन्होंने त्रिक या फिर ट्रेड्स कहा। ठीक है, बीच वाला जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान है पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। और ये नियम फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये हर एक तत्वों पे लागू नहीं हुआ, सिर्फ कुछ ही तत्वों पे ये नियम लागू हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है और इसका इजी एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड्स ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया। ये न्यूलैंड है, साइंटिस्ट है, और इन्होंने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, परमाणु भार के आरोही क्रम में। यानी कि न्यूलैंड्स ने जो तत्व हैं उनको परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। अब इसका इजी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है जिसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं, 1865 में इन्होंने ये दिया। इनका पूरा नाम अगर पूछे तो जॉन न्यूलैंड्स है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा गया
और जो हर 8वां तत्व है पहले तत्व के समान गुण वाला पाया गया। संगीत के अष्टक की तरह, यानी कि जो इन्होंने 8 अष्टक का सिद्धांत दिया है जिसमें जो पहला तत्व होगा वो जो 8वां तत्व होगा, इनके जो गुण होंगे ये समान होंगे। बाकी के जो अंदर के जो 6 गुण होंगे, जो अंदर के जो 6 तत्व हैं उनके गुण अलग होंगे, लेकिन पहला और जो आखिरी होगा उनके गुण समान होंगे। उन्होंने अपने जो नियम है उसमें यही बताया, लीलैंड का जो अष्टक सिद्धांत कहते हैं जिसको हम, कि जो 8वां तत्व है पहले के समान होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या खामियां थी, लेकिन ये जो सिद्धांत है सिर्फ कैल्शियम तक ही रहा, यानी कि कैल्शियम के बाद जितने तत्व है उस पे ये अष्टक सिद्धांत नहीं लगा, और जिसके बाद ये जो नियम है ये भी फेल साबित हो गया। जैसे कि हमने देखा था डोबेराइनर का जो त्रिक का नियम है वो फेल हो गया था, तो ये भी नियम इनका फेल हो गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने रासायनिक तत्व यानी कि केमिकल एलिमेंट्स होते हैं? तो ये हमारी आवर्त सारणी है, यानी कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसमें तत्वों को उनके अकॉर्डिंग सजाया गया है। हमें बताना है कि ये कितने तत्व हैं इसमें। तो टोटल 118 तत्व इसमें है, और इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखो, वर्तमान यानी कि 2025 तक 118 तत्व हमें पता है, जिसमें से 1 से लेके 92 तक प्राकृतिक नेचुरल रूप में पाए जाते हैं, कि ये ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं, हमें दिए गए हैं प्रकृति से। और जो 93 से 118 है ये कृत्रिम है, यानी कि सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं। इसको 93 से 18 जितने हैं उनको वैज्ञानिकों ने इजाद किया है, वैज्ञानिकों ने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, इसके बाद जो 118वां तत्व है वो क्या है? तो ऑर्गेनेशन है, यानी कि जिसका प्रतीक ओजी है, और ये सबसे भारी तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे देखो 118वां क्या है? ओजी, यानी कि ऑर्गेनेशन। ठीक है, और ये सबसे भारी तत्व है, रासायनिक तत्व। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आवर्त सारणी का जो जनक है ये इनको माना जाता है, और इनका नाम है सी मेंडलीफ। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। मेंडलीफ ने सन 1869 में आवर्त सारणी नियम प्रस्तुत किया, यानी कि अगर पूछे कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम कब दिया, तो 1869 में इन्होंने ये आवर्त सारणी प्रस्तुत किया है। तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि टेबल के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार में आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या तो 7 है, लेकिन अगर वर्गों की कुल संख्या बोले तो वर्ग कितने हैं? टोटल 18 है। यहाँ पे देखो टोटल कितने वर्ग हैं, यानी कि कितने ग्रुप हैं? तो 18 है। सारणी कितनी है? तो यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे सारणी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो ऐसे वन लाइनर के क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस किसको कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो सबसे हल्की गैस अगर हम बात करें जिसकी, तो वो है यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि सी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस मानी जाती है आवर्त सारणी की। अब यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन जिसको हम H से डिनोट करते हैं, एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर ज्वलनशील गैस भी पूछे तो कौन है? हाइड्रोजन ही है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस जिसका परमाणु नंबर कितना है? सिर्फ 1 है, ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन की खोज अगर पूछे तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। ये आपका वन लाइनर है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन ही होते हैं। जितने भी आपने तारे देखे हैं, सूरज देखा है आपने, उन सभी में सबसे ज़्यादा क्या तत्व हैं? तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है।
आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे वन लाइनर के क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे अक्रिय गैस कितने हैं टोटल, तो टोटल 7 हैं। और कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं यहाँ पे आप देखोगे अक्रिय गैस में मैं आपको आवर्त सारणी में बताऊँ, ये है हमारा अक्रिय गैस। अब इसमें सबसे लास्ट में कौन सा है, ओजी है, जो कि ऑर्गेनिस्ट है। ये क्या है, ये कृत्रिम है, यानी कि वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7 टोटल है, 18वां इसका समूह है और ये निष्क्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैसें हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे 7 आंसर लगाओगे, जिसमें से 6 तो हो गए आपके 6 हो गए आपके नेचुरल, 1 मिनट, 6 हो गए आपके नेचुरल, और एक जो है 7वां वो क्या है, वो कृत्रिम है, सिंथेटिक है, जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया है। और वो कौन सा है, तो ऑर्गेनेशन है। ठीक है, जिसको 2002 में बनाया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे है सी, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिनोट भी कर रखा है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं जानकारी कि नाइट्रोजन, जिसको N2 से डिनोट करते हैं, 78% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और इसका काम क्या है, संतुलन बनाए रखना वातावरण में। ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है। श्वसन और दहन, यानी कि सांस लेने में और जलने के लिए ये आवश्यक होती है। आर्गन, जिसको AR से डिनोट करते हैं, 0.93% इसका यहाँ पे मात्रा है, और ये एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था 18वें समूह में ये आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.3 से 0.4% से है, और ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से जितनी ये गैसें हैं कितनी मात्रा में पाई जाती है और इनकी भूमिका क्या है, वो सभी आप यहाँ से याद कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो ये मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो लगभग 65% होती है। और इसका काम क्या होता है, सांस लेने में हेल्प करता है ये, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ पे देख लो, तत्व का नाम क्या है, रासायनिक उसके प्रतीक क्या है, शरीर में कितने परसेंट्स में ये मौजूद होता है, और इसका काम क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ से कवर कर लो। जैसे कि ऑक्सीजन, जिसको O से डिनोट करते हैं, 65% है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। जल और जैविक यौगिकों का मुख्य घटक है, सांस लेने में आवश्यक है। कार्बन, जिसको C से डिनोट करते हैं, 18% है, सभी जैविक यौगिकों का ढांचा बनाता है। हाइड्रोजन, जिसको S से डिनोट करते हैं, ये 10% है, जल एवं कार्बनिक पदार्थों का ये घटक है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये N से डिनोट करते हैं, 3.20% इसका 20% इसका क्या है, मौजूद इसका प्रतिशत है हमारे शरीर में। क्या काम करता है, प्रोटीन, एंजाइम और DNA का मुख्य तत्व है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो नाइट्रोजन है ना, वो आपका DNA का मुख्य तत्व है। ठीक है, कैल्शियम, जिसको Ca से डिनोट करते हैं, 1.50% इसका मात्रा है हमारे शरीर में, और ये क्या काम करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फॉस्फोरस, जिसको P से करते हैं डिनोट, 1.20 इसका परसेंट है, हड्डियों, दांतों का, और वह ऊर्जा उत्पादन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका उत्पादन करता है, वो इसमें सहायक होता है फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट एक तो हो गया ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, और कार्बन भी पूछ लिया जाता है। अदरवाइज आपका ये जो 3 मैंने बताया है वो मोर देन सफिशिएंट है, इतना आप याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, यानी कि 0 होती है। तो ये हमने देखा, ये मेंडलीफ है जिन्होंने आवर्त सारणी की खोज की है, और इन्होंने क्या बताया है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या किस में 0 होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है, एक भी न्यूट्रॉन आपको हाइड्रोजन में नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, काला शीशा यानी कि ब्लैक लेड जिसको कहते हैं,
के रूप में तत्व को जाना जाता है। तो किस रूप में इसको जाना जाता है काला शीशा को? तो यहाँ पे आंसर होगा कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? तो कार्बन का ही एक रूप है। और ये आपने देखा होगा पेंसिल की जो निब होती है, पेंसिल की आपने ऊपर निब देखी होगी, वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। और वो क्या है? उसी को हम काला शीशा या फिर ब्लैक लेड कहते हैं, ठीक है। और वो एक कार्बन का ही रूप है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अगर पूछे तो एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम का मैंने ये यहाँ पे इमेज भी डाल रखा है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली हमारे पृथ्वी पर धातु है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में पाई जाती है। एल्यूमिनियम जो कि एक धातु है 8% पाया जाता है। और इसका मुख्य स्रोत या फिर खादान क्या है? तो बॉक्साइट, ठीक है। हल्के वाहन, एयरक्राफ्ट, पन्नी निर्माण में ये हेल्प करती है। ऑक्सीजन एक अधातु है, 46.60 इसका परसेंट है। सिलिकेट खनिज और जल रासायनिक यौगिक और सांस लेने में ये हेल्प करता है। ऐसे ही सिलिकॉन की बात करें, ये भी एक अधातु है, 27.70% इसका पृथ्वी की परपटी में इसकी मात्रा है। सिलिकेट खनिज है और कंप्यूटर चिप्स और निर्माण सामग्री में इसका यूज़ किया जाता है। लोहा धातु है, 5% ये पाया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट स्टील निर्माण और मशीनरी में इसका यूज़ होता है। लोहा तो आप सभी को पता होगा। ऐसे ही कैल्शियम एक धातु है, 3.60 इसका मात्रा है। चूना पत्थर और जिप्सम में ये खादान में इसका मुख्य स्रोत है। हड्डी, सीमेंट और निर्माण कार्य में इसका काम होता है। सोडियम धातु है, 2.80 इसका मात्रा है। और ये सोडियम क्लोराइड यानी कि रासायनिक और खाद्य उद्योग में इसका यूज़ होता है। पोटेशियम धातु है, 2.60 इसका परसेंट है। हमारे पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें इसकी मात्रा है। पोटाश खनिज होता है, उर्वरक और रासायनिक उद्योग में ये हेल्प करता है। मैग्नीशियम धातु है, 2.10 इसका परसेंट है। डोलोमाइट और मैग्नेसाइट इसका मुख्य स्रोत है। हल्की धातु और विमान और रॉकेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तांबा धातु है, 0.1% इसका मात्रा है परसेंट में। तांबे का एक अयस्क है, बिजली के तार और मोटर्स में इसका यूज़ होता है। सिल्वर क्या है? एक धातु है, ये 0% है, यानी कि चांदी के खनिज, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान होते हैं उसको बनाने में इसकी हेल्प ली जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु तत्व पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सीधा सा आंसर होगा 91 धातु तत्व पाए जाते हैं। अब धातु कौन सी होती है? धातु चमकदार होती है, ठीक है। ये बिजली की सुचालक होती है। पीट कर देखो, धातु वो होते हैं जिसको अगर आप हथौड़े से तोड़ो तो वो टूटेगा नहीं, वो पतली सी एक चादर के रूप में, ऐसे बहुत पतली सी चादर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सभी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस के रूप में। जितनी भी धातु आपने देखी होगी धरती पे वो सभी ठोस रूप में हम पाई जाती हैं। लेकिन सिर्फ अगर पूछे कि कौन सी ऐसी धातु है जो ठोस रूप में नहीं पाई जाती, तो वो है मरकरी यानी कि पारा। अगर आप पारा को या फिर मरकरी को हथौड़े से तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, यानी कि चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने धातु हैं उनको पीटोगे तो वो पतली होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। वो एक चादर की तरह आप देखोगे कि बहुत पतली सी एक चादर बन जाएगी। तो ये मेन है धातु का जो मुख्य आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हो, वो ये सब पूछ लिया जाता है कि धातु के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारा धातु वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी गैस कहा जाता है? तो यहाँ पे स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी जो गैस है वो जेनॉन, जिसको हम XE से डिनोट करते हैं, वो होता है। अब क्यों अजनबी कहते हैं वो देख लेते हैं। जेनॉन एक अक्रिय गैस है, यानी कि नोबल गैस है, जो आवर्त सारणी में 18वें समूह में पाया जाता है, जो आपने देखा था जिसमें हीलियम, ऑर्गन और सबसे लास्ट में ऑर्गेनेशियन था जो सबसे भारी तत्व है। तो उसी ग्रुप में ये अक्रिय गैस है जिसको नोबल गैस भी कहते हैं। तो उसी ग्रुप का ये हिस्सा है। जेनॉन
एक ये ग्रीक शब्द है जिसका जो मतलब है उसका नाम है अजनबी या फिर पराया, जिसको स्ट्रेंजर कहते हैं। जब इस गैस की खोज हुई थी तो ये बहुत रेयर या फिर बहुत दुर्लभ थी और वैज्ञानिकों को पहले ज्ञात गैसों से भिन्न लगी, थोड़ी अलग सी लगी। इसके जो गुण हैं बाकी जितने गैस हैं उनसे अलग लगी, इसलिए इसका नाम अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस रख दिया गया। और इसी के स्ट्रेंजर मतलब इसी चीज़ को, इसी इंसिडेंट के कारण इसका नाम जो जेनॉन है इसको अजनबी या फिर पराया जो गैस है वो कहने लगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का जो धातु है वो टाइटेनियम, जिसको TI से डिनोट करते हैं, उसको कहा जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्यों भविष्य का धातु है। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं क्योंकि ये मजबूत है, हल्की या फिर लाइट वेट है और जंग प्रतिरोधक है। इसका उपयोग विमान, रॉकेट, अंतरिक्षयान, जहाज आदि के निर्माण में किया जाता है और ये इतने सारे यूज हैं, इसी के लिए टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य यानी कि मोस्ट डक्टाइल अगर धातु की बात करें तो कौन सी है? तो वो है सोना। अब ये मोस्ट डक्टाइल यानी कि सर्वाधिक तन्य क्या होता है कि अगर आप उसको खींचोगे ना तो वो इतनी बहुत पतली सी एक तार की तरह वो खिंचती चली जाएगी, यानी कि वो टूटेगी नहीं, वो मुड़ जाएगी, लेकिन अगर आप उसको खींचोगे तो बहुत लंबा सा एक तार बन जाएगा। तो जो सोना है वो मोस्ट डक्टाइल यानी कि सर्वाधिक तन्य है और इसी के लिए, इस गुण के लिए जो लोग हैं सोने को ज्वेलरी के रूप में पहनते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 1 ग्राम सोने से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबी एक तार बना सकते हैं। जी हाँ, ये बीच में उस टाइम पे टूटेगी नहीं, खिंचती चली जाएगी, खिंचती चली जाएगी और 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबी एक तार बना सकते हो। तो यही मेन गुण है और मोस्ट डक्टाइल इसी के लिए सोना को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, सर्वाधिक विद्युत चालकता यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आंसर यहाँ पे चांदी, ये सर्वाधिक विद्युत चालकता है। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो इटाई इटाई जो रोग है अगर किसी मनुष्य की शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, तो वो अगर कैडमियम की ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी तो उसको इटाई इटाई रोग हो जाएगा। अब ये क्या है इटाई इटाई रोग? इटाई इटाई रोग या फिर इटाई इटाई डिसीज़ का कारण शरीर में कैडमियम, जिसको CD से डिनोट करते हैं, तत्व की अधिकता से होती है। इस रोग की पहचान जापान में हुई थी, जहां कैडमियम प्रदूषित जल पीने से लोग प्रभावित हुए थे। इस रोग से हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है, जिससे इटाई इटाई यानी कि ओह ओह जैसी पीड़ा की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे इटाई इटाई भी बोल सकता है एग्जाम में, ओह ओह डिसीज़ भी बोल सकता है, तो आंसर सेम होगा कैडमियम। अधिक मात्रा में ये शरीर में जो विषैला या फिर टॉक्सिक होता है, शरीर में अगर ये फैल जाएगा तो ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिसिटी ये फैला देगा आपके शरीर में और इस कारण आपके जोड़ों में, हड्डियों में बहुत तेज़ी से बहुत भयंकर दर्द होगा और आपको इटाई इटाई जैसी आवाज़ होता है ना, मनुष्य निकालते हैं, तो इसी कारण निकालते हैं जब उनको बहुत दर्द करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पर्ण रहित क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो यहाँ पे आंसर है C, मैग्नीशियम, जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, पौधों के पत्तों में उपस्थित हरा रंग देने वाला पदार्थ जो पर्ण रहित या फिर क्लोरोफिल है वो कहलाता है। पर्ण रहित प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। मैग्नीशियम या फिर Mg पर्ण रहित अणु क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल का है केंद्रीय धातु तत्व, और ये जो पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं? तो मैग्नीशियम की अगर कमी होगी तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो यहाँ पे फ्लोरीन इसका सीधा सीधा आंसर है। अब यहाँ पे देखो,
कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो, जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अकेला कौन सा ऐसा विद्युत का सुचालक अधातु है वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, कार्बन, जिसका एक रूप है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल की निब, जो काली काली आपने निब देखी है, वो किसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है। और ये एक अकेला अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अगर इसमें आप देखोगे तो ये अपने अंदर से विद्युत को आने जाने देगा, प्रवाहित होने देगा। तो ये एक अकेला अधातु है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ अकेला है। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू टॉप पीरियोडिक टेबल का, वो ख़त्म होता है। आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही करवा दिए हैं। इसके अलावा कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनता है। तो अगर आपने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कर लिए तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट होंगे। आप इस वीडियो को एक दो बार चला के देखो और अच्छे से आप अगर चीज़ों को पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखोगे, तो आई एम श्योर कि आपका जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस इससे पहले पूछे गए हैं वो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।